समय का पहिया। भाभी, एक खुशखबरी है। फोन की दूसरी तरफ से कविता की आवाज में वही चिर परिचित खनक थी जो कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। प्रभा ने अपने हाथों में लगा आटा पोंछा और फोन को कान से और सटा लिया। अरे कविता, कैसी हो? खुशखबरी, कहीं बंटी का एडमिशन तो नहीं हो गया उस विदेशी यूनिवर्सिटी में जिसकी तुम बात कर रही थी? प्रभा ने अंदाजा लगाया। अरे नहीं भाभी, बंटी अभी बच्चा है। बात उससे जुड़ी है पर थोड़ी अलग है। दरअसल बंटी की शादी तय हो गई है, कविता ने एक सांस में कह दिया। प्रभा का दिल एक पल के लिए धड़का, फिर संभला। होठों पर मुस्कान आई पर माथे पर एक अदृश्य चिंता की लकीर खींच गई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खबर है। बधाई हो कविता। लड़का तो अभी छोटा है, इतनी जल्दी? हाँ भाभी, लड़की वाले बहुत अच्छे हैं और बंटी भी सेटल हो गया है, तो हमने सोचा शुभ काम में देरी क्यों। और सुनिए, आपको और भैया को सबसे पहले आना है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आखिर बंटी के मामा मामी हो आप लोग, रस्में तो आपसे ही शुरू होंगी। प्रभा ने हाँ तो कह दिया, लेकिन फोन रखते ही वह सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। कमरे में पुराना पंखा घर घर की आवाज करता हुआ चल रहा था, जो उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति का एक संगीत सा बन गया था। कविता, उसके पति राकेश की छोटी बहन। एक जमाना था जब प्रभा और कविता सहेलियों की तरह रहती थीं। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि राकेश का जमा जमाया कपड़े का व्यापार मंदी की भेंट चढ़ गया और उधर कविता के पति का रियल एस्टेट का बिजनेस आसमान छूने लगा। धीरे धीरे, न चाहते हुए भी, दोनों परिवारों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, हैसियत की दीवार। शाम को जब राकेश दुकान से लौटा तो प्रभा ने उसे चाय देते हुए खबर सुनाई। बंटी की शादी तय हो गई है। राकेश के चेहरे पर वही मिश्रित भाव आए जो प्रभा के चेहरे पर थे। खुशी और विवशता। कब की है? राकेश ने पूछा। 2 महीने बाद की। कविता कह रही थी कि हमें रस्में निभानी है, भात भरना है, प्रभा ने धीरे से कहा। भात, ये शब्द कमरे की हवा में भारी होकर तैरने लगा। भारतीय शादियों में मामा पक्ष की ओर से दिए जाने वाले उपहारों और नकद राशि को सिर्फ शगुन नहीं बल्कि नाक का सवाल माना जाता है। और जब नंद करोड़पति हो तो एक साधारण मध्यम वर्गीय भाई की चुनौती पहाड़ जैसी हो जाती है। राकेश ने चाय का घूंट भरा और खिड़की से बाहर देखने लगा। चिंता मत करो प्रभा, बंटी मेरा भांजा है। हम अपनी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ेगा करेंगे। कविता समझदार है, वह हमारी स्थिति जानती है। प्रभा चुप रही। वह जानती थी कि कविता समझदार है, लेकिन कविता की ससुराल वाले, उनका समाज और वह तड़क भड़क, वहां भावनाओं से ज्यादा लिफाफों का वजन तौला जाता है। अगले 2 महीने प्रभा और राकेश के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। प्रभा ने अपनी पुरानी साड़ियां निकाली, उन्हें रफू करवाया और ड्राई क्लीन के लिए भेजा। राकेश ने अपनी दुकान के खर्चों में कटौती की, यहां तक कि प्रभा ने अपनी वह सोने की चेन बेचने का मन बना लिया जो उसकी मां ने उसे दी थी। ये क्यों बेच रही हो? राकेश ने उसे रोका था। बंटी की शादी में खाली हाथ जाएंगे तो आपकी नाक कटेगी, और फिर ये चेन तो अलमारी में ही पड़ी रहती है। कविता ने हमेशा हमारा मान रखा है, हमें भी उसका सिर नीचा नहीं होने देना चाहिए, प्रभा ने तर्क दिया था। चेन बिक गई, पैसे इकट्ठे हो गए, शादी का दिन आया। उदयपुर का एक आलीशान रिजॉर्ट बुक था। प्रभा और राकेश जब अपनी पुरानी मारुति कार से वहां पहुंचे तो वहां खड़ी महंगी गाड़ियों की कतार देखकर प्रभा को अपनी साड़ी की चमक फीकी लगने लगी। गेट पर ही कविता खड़ी थी, हीरो का हार, बनारसी साड़ी और चेहरे पर वही पुरानी चमक। उसने दौड़कर राकेश और प्रभा के पैर छुए। भैया, भाभी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। आप लोग आ गए, अब जाकर मेरी जान में जान आई। कविता का स्वागत इतना आत्मीय था कि प्रभा की झिझक थोड़ी कम हुई। लेकिन जैसे जैसे रस्में शुरू हुई, प्रभा का दिल बैठने लगा। कविता की जेठानियां और नंदे चर्चा कर रही थी कि लड़के के मामा क्या लाए होंगे। सुना है भाई की हालत थोड़ी पतली है, एक महिला फुसफुसा रही थी, जिसे प्रभा ने सुन लिया। उसके हाथ में पकड़ा शगुन का लिफाफा पसीने से भीगने लगा। भात की रस्म का समय आया। एक बड़े हॉल में सब इकट्ठा थे, ढोल बज रहे थे। राकेश और प्रभा को मंच पर बुलाया गया। राकेश ने एक थाली में साड़ियां, कुछ गहने जो चेन बेचकर खरीदे गए थे और नकद राशि रखी थी। यह उनकी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन इस महफिल में यह समुद्र में एक बूंद जैसा लग रहा था। प्रभा ने कांपते हाथों से थाली आगे बढ़ाई। हॉल में सन्नाटा था, सबकी नजरें उस थाली पर थीं। प्रभा ने अपनी नजरें झुका ली, उसे डर था कि कहीं किसी की आंखों में उपहास न दिख जाए। तभी कविता ने थाली थामी। उसने थाली को माथे से लगाया और माइक हाथ में ले लिया।
आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, कविता की आवाज गूंजी। प्रभा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या कविता सफाई देगी? क्या वह कहेगी कि मेरे भाई ने अपनी हैसियत अनुसार दिया है? प्रभा को लगा कि वह शर्म से गड़ जाएगी। कविता ने बोलना शुरू किया, आप सब देख रहे हैं कि मेरे भाई और भाभी ने बंटी के लिए क्या लाया है। सोने की अंगूठी, कपड़े, पैसे। लेकिन मैं आज आपको वह दिखाना चाहती हूँ जो मेरे भैया भाभी ने मुझे तब दिया था, जब मेरे पास कुछ नहीं था। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कविता ने अपने गले से वह भारी हीरो का हार उतारा और उसे साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसने अपने पास से एक पुरानी, थोड़ी घिसी हुई एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली। यह पायल, कविता की आवाज भर आ गई। यह पायल मुझे भाभी ने तब दी थी जब मेरी शादी हो रही थी। तब भैया का बिजनेस शुरू ही हुआ था। पापा नहीं थे। भैया ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर मेरी शादी की जिम्मेदारी उठाई थी। और भाभी, जो उस वक्त खुद नई नई ब्याह कराई थी, उन्होंने अपने मायके से मिली यह पायल मुझे दे दी थी ताकि मेरी ससुराल में मेरी नाक न कटे। कविता ने प्रभा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मेरे पास हीरो के हार हैं, गाड़ियां हैं, महल जैसा घर है। लेकिन उस एक चांदी की पायल की कीमत इन सब पर भारी है। क्योंकि वह दिखावे से नहीं, त्याग से बनी थी। मेरे भैया और भाभी की हैसियत उनके बैंक बैलेंस से नहीं, उनके इस बड़े दिल से है। कविता ने बढ़कर प्रभा को गले लगा लिया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह उपहास भरी फुसफुसाहटें गायब हो चुकी थीं। प्रभा को महसूस हुआ कि उसकी पुरानी साड़ी अब हीरो से ज्यादा चमक रही है। समय का पहिया घूमता रहता है, स्थितियां बदलती हैं, पर जो नहीं बदलता वह है अपनों का निस्वार्थ प्रेम। समय का पहिया। भाभी, एक खुशखबरी है। फोन की दूसरी तरफ से कविता की आवाज में वही चिर परिचित खनक थी, जो कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। प्रभा ने अपने हाथों में लगा आटा पोंछा और फोन को कान से और सटा लिया। अरे कविता, कैसी हो? खुशखबरी, कहीं बंटी का एडमिशन तो नहीं हो गया उस विदेशी यूनिवर्सिटी में जिसकी तुम बात कर रही थी? प्रभा ने अंदाजा लगाया। अरे नहीं भाभी, बंटी अभी बच्चा है। बात उससे जुड़ी है, पर थोड़ी अलग है। दरअसल बंटी की शादी तय हो गई है। कविता ने एक सांस में कह दिया। प्रभा का दिल एक पल के लिए धड़का, फिर संभला। होठों पर मुस्कान आई, पर माथे पर एक अदृश्य चिंता की लकीर खींच गई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खबर है। बधाई हो कविता। लड़का तो अभी छोटा है, इतनी जल्दी? हाँ भाभी, लड़की वाले बहुत अच्छे हैं और बंटी भी सेटल हो गया है। तो हमने सोचा शुभ काम में देरी क्यों। और सुनिए, आपको और भैया को सबसे पहले आना है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आखिर बंटी के मामा मामी हो आप लोग। रस्में तो आपसे ही शुरू होंगी। प्रभा ने हाँ तो कह दिया, लेकिन फोन रखते ही वह सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। कमरे में पुराना पंखा घर घर की आवाज करता हुआ चल रहा था, जो उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति का एक संगीत सा बन गया था। कविता, उसके पति राकेश की छोटी बहन। एक जमाना था जब प्रभा और कविता सहेलियों की तरह रहती थीं। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि राकेश का जमा जमाया कपड़े का व्यापार मंदी की भेंट चढ़ गया और उधर कविता के पति का रियल एस्टेट का बिजनेस आसमान छूने लगा। धीरे धीरे, न चाहते हुए भी, दोनों परिवारों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, हैसियत की दीवार। शाम को जब राकेश दुकान से लौटा तो प्रभा ने उसे चाय देते हुए खबर सुनाई। बंटी की शादी तय हो गई है। राकेश के चेहरे पर वही मिश्रित भाव आए जो प्रभा के चेहरे पर थे। खुशी और विवशता। कब की है? राकेश ने पूछा। 2 महीने बाद की। कविता कह रही थी कि हमें रस्में निभानी है, भात भरना है। प्रभा ने धीरे से कहा।
भात, ये शब्द कमरे की हवा में भारी होकर तैरने लगा। भारतीय शादियों में मामा पक्ष की ओर से दिए जाने वाले उपहारों और नकद राशि को सिर्फ शगुन नहीं बल्कि नाक का सवाल माना जाता है। और जब नंद करोड़पति हो तो एक साधारण मध्यम वर्गीय भाई की चुनौती पहाड़ जैसी हो जाती है। राकेश ने चाय का घूंट भरा और खिड़की से बाहर देखने लगा। चिंता मत करो प्रभा, बंटी मेरा भांजा है, हम अपनी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ेगा करेंगे। कविता समझदार है, वह हमारी स्थिति जानती है। प्रभा चुप रही। वह जानती थी कि कविता समझदार है, लेकिन कविता की ससुराल वाले, उनका समाज और वह तड़क भड़क, वहां भावनाओं से ज्यादा लिफाफों का वजन तौला जाता है। अगले 2 महीने प्रभा और राकेश के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। प्रभा ने अपनी पुरानी साड़ियां निकाली, उन्हें रफू करवाया और ड्राई क्लीन के लिए भेजा। राकेश ने अपनी दुकान के खर्चों में कटौती की। यहां तक कि प्रभा ने अपनी वह सोने की चेन बेचने का मन बना लिया जो उसकी मां ने उसे दी थी। ये क्यों बेच रही हो? राकेश ने उसे रोका था। बंटी की शादी में खाली हाथ जाएंगे तो आपकी नाक कटेगी। और फिर ये चेन तो अलमारी में ही पड़ी रहती है। कविता ने हमेशा हमारा मान रखा है, हमें भी उसका सिर नीचा नहीं होने देना चाहिए, प्रभा ने तर्क दिया था। चेन बिक गई, पैसे इकट्ठे हो गए, शादी का दिन आया। उदयपुर का एक आलीशान रिजॉर्ट बुक था। प्रभा और राकेश जब अपनी पुरानी मारुति कार से वहां पहुंचे तो वहां खड़ी महंगी गाड़ियों की कतार देखकर प्रभा को अपनी साड़ी की चमक फीकी लगने लगी। गेट पर ही कविता खड़ी थी, हीरो का हार, बनारसी साड़ी और चेहरे पर वही पुरानी चमक। उसने दौड़कर राकेश और प्रभा के पैर छुए। भैया, भाभी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। आप लोग आ गए, अब जाकर मेरी जान में जान आई। कविता का स्वागत इतना आत्मीय था कि प्रभा की झिझक थोड़ी कम हुई। लेकिन जैसे जैसे रस्में शुरू हुई, प्रभा का दिल बैठने लगा। कविता की जेठानियां और नंदे चर्चा कर रही थी कि लड़के के मामा क्या लाए होंगे। सुना है भाई की हालत थोड़ी पतली है, एक महिला फुसफुसा रही थी, जिसे प्रभा ने सुन लिया। उसके हाथ में पकड़ा शगुन का लिफाफा पसीने से भीगने लगा। भात की रस्म का समय आया। एक बड़े हॉल में सब इकट्ठा थे। ढोल बज रहे थे। राकेश और प्रभा को मंच पर बुलाया गया। राकेश ने एक थाली में साड़ियां, कुछ गहने जो चेन बेचकर खरीदे गए थे और नकद राशि रखी थी। यह उनकी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन इस महफिल में यह समुद्र में एक बूंद जैसा लग रहा था। प्रभा ने कांपते हाथों से थाली आगे बढ़ाई। हॉल में सन्नाटा था, सबकी नजरें उस थाली पर थीं। प्रभा ने अपनी नजरें झुका ली, उसे डर था कि कहीं किसी की आंखों में उपहास न दिख जाए। तभी कविता ने थाली थामी। उसने थाली को माथे से लगाया और माइक हाथ में ले लिया। आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, कविता की आवाज गूंजी। प्रभा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या कविता सफाई देगी? क्या वह कहेगी कि मेरे भाई ने अपनी हैसियत अनुसार दिया है? प्रभा को लगा कि वह शर्म से गड़ जाएगी। कविता ने बोलना शुरू किया, आप सब देख रहे हैं कि मेरे भाई और भाभी ने बंटी के लिए क्या लाया है। सोने की अंगूठी, कपड़े, पैसे। लेकिन मैं आज आपको वह दिखाना चाहती हूँ जो मेरे भैया भाभी ने मुझे तब दिया था, जब मेरे पास कुछ नहीं था। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कविता ने अपने गले से वह भारी हीरो का हार उतारा और उसे साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसने अपने पास से एक पुरानी, थोड़ी घिसी हुई एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली। यह पायल, कविता की आवाज भर आ गई। यह पायल मुझे भाभी ने तब दी थी जब मेरी शादी हो रही थी। तब भैया का बिजनेस शुरू ही हुआ था। पापा नहीं थे। भैया ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर मेरी शादी की जिम्मेदारी उठाई थी। और भाभी, जो उस वक्त खुद नई नई ब्याह कराई थी, उन्होंने अपने मायके से मिली यह पायल मुझे दे दी थी ताकि मेरी ससुराल में मेरी नाक न कटे। कविता ने प्रभा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मेरे पास हीरो के हार हैं, गाड़ियां हैं, महल जैसा घर है। लेकिन उस एक चांदी की पायल की कीमत इन सब पर भारी है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं, त्याग से बनी थी। मेरे भैया और भाभी की हैसियत उनके बैंक बैलेंस से नहीं, उनके इस बड़े दिल से है। कविता ने बढ़कर प्रभा को गले लगा लिया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह उपहास भरी फुसफुसाहटें गायब हो चुकी थीं। प्रभा को महसूस हुआ कि उसकी पुरानी साड़ी अब हीरो से ज्यादा चमक रही है। समय का पहिया घूमता रहता है, स्थितियां बदलती हैं, पर जो नहीं बदलता वह है अपनों का निस्वार्थ प्रेम।